हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग है कि NCALT के अध्यक्ष पद से हटाए गए चीमा 20 तक करेंगे काम। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के आगे सरकार झुक गई है। कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाए गए नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के अध्यक्ष जस्टिस अशोक इकबाल सिंह चीमा को 20 सितंबर तक पद पर बने रहने और पूर्व निर्धारित फैसले सुना देने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गई है। इस दौरान नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस M वेणुगोपाल छुट्टी पर रहेंगे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख अख्तियार करने और नए ट्रिब्यूनल एक्ट पर रोक लगाने की चेतावनी देने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि जस्टिस चीमा के 20 सितंबर तक पद पर बने रहने और पूर्व निर्धारित फैसले सुनाए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। NCLAT के अध्यक्ष जस्टिस चीमा का कार्यकाल 20 सितंबर को पूरा होना था, लेकिन सरकार ने उनके 10 दिन पहले ही उन्हें पद से हटाकर जस्टिस M वेणुगोपाल को 11 सितंबर से कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है कि गुजरात में बदल गई पूरी सरकार। मुख्यमंत्री के बाद भाजपा ने गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दिया है। 4 दिन पुरानी भूपेंद्र पटेल सरकार में गुरुवार को 24 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें 21 लोग पहली बार मंत्री बने हैं। पिछली विजय रूपाणी सरकार में शामिल किसी व्यक्ति को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है। इस सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। रूपाणी सरकार में यह पद नितिन पटेल के पास था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन बदलावों से स्पष्ट है कि भाजपा पूरी तरह नई टीम के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सामना करना चाहती है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों व 14 राज्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। इनमें 5 मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है जिन्हें मंत्री बनाया गया है। उनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और पूर्व भाजपा अध्यक्ष जीतू बाघाड़ी शामिल हैं। नई सरकार के जो 3 सदस्य पहले मंत्री रह चुके हैं उसमें राजेंद्र त्रिवेदी, किरीट सिंह राणा और राघवजी पटेल शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि NCC के स्वरूप में होगा बदलाव। रक्षा मंत्रालय ने NCC के कामकाज और स्वरूप की समग्र समीक्षा के लिए पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उद्योगपति आनंद महिंद्रा सरीखे हस्तियों समेत 15 सदस्यों की एक हाई प्रोफाइल विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बैजयंत जय पांडा को इस विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति NCC को बदलते समय की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा प्रासंगिक बनाने के पहलुओं पर अध्ययन कर अपनी सिफारिशें सरकार को देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से नेशनल कैडेट कोर यानी NCC का दायरा बढ़ाने जाने की जरूरत जताते हुए इसकी समीक्षा की बात कही थी। रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के इस ऐलान के अनुरूप ही विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। महेंद्र सिंह धोनी को बतौर सदस्य इस लिहाज से शामिल किया गया है कि वे टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं और उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक हासिल है। कॉर्पोरेट जगत के प्रतिष्ठित हस्तियों में गिने जाने वाले आनंद महिंद्रा की राष्ट्रीय मामलों से जुड़े विशेषज्ञों पर अपनी संवेदनशीलता के लिए चर्चित है या फिर जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज है कि संभावित चुनौतियों के मद्देनजर हुई अस्थाना की नियुक्ति। केंद्र सरकार ने गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त पद पर नियुक्ति के पक्ष में मजबूत दलीलें दी हैं। कहा गया है कि जनहित व राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रभाव के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के सामने उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अस्थाना की नियुक्ति की गई है। सदरे आलम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अस्थाना की नियुक्ति से जुड़े 27 जुलाई के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी है। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट ने भी नियुक्ति को चुनौती दी है। इस पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा था। गुरुवार को गृह मंत्रालय के सचिव ने अधिवक्ता अमित महाजन के जरिए हलफनामा दाखिल किया था। इसमें
केंद्र सरकार ने कहा था कि दिल्ली के पुलिस बल के प्रमुख के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करने की जरूरत महसूस हुई जिनके पास एक बड़े राज्य में राजनीतिक के साथ सार्वजनिक व्यवस्था वाले बड़े पुलिस बल का नेतृत्व का विविध व विशाल अनुभव रहा हो। नेक्स्ट न्यूज है कि नए सेंट्रल विस्टा में होगी अगले साल गणतंत्र दिवस की परेड। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर काम जारी है। 26 जनवरी को अगली गणतंत्र दिवस परेड नए सेंट्रल विस्टा पर होगी। पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय की जिस नई इमारत का उद्घाटन किया है वह सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत ही आती है। परियोजना की आलोचना पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के किसी भी व्यक्ति ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि सरकार के वर्तमान स्थान का आर्किटेक्चर ब्रिटिश हुकूमत ने अपने लिए विकसित किया था, स्वतंत्र भारत के लिए नहीं। पुरी ने विश्वास जताया है कि यह परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी। कोरोना टीकाकरण पर उन्होंने कहा कि इस मामले में देश रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। टीकों की आपूर्ति पर जो लोग सवाल उठा रहे थे वे आज खामोश हैं। लोगों के बीच टीकों को लेकर हिचक पैदा करने के लिए विपक्ष ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन अब टीकाकरण रिकॉर्ड गति से हो रहा है। अगले कुछ दिनों में यह संख्या काफी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है कि तालिबान की बर्बरता जारी, कई पत्रकारों ने मजबूर होकर छोड़ा देश। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद पत्रकारों पर बर्बरता जारी है। तालिबान लड़ाके पत्रकारों के बुनियादी अधिकारों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं और यातनाएं दे रहे हैं। कई पत्रकारों की हत्या भी कर दी गई है। ऐसे हालात में कई पत्रकार देश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। अल अरबिया पोस्ट के अनुसार पत्रकारों में खौफ है, उनमें निराशा का माहौल है, क्योंकि उन्होंने बीते 20 वर्षों के दौरान पत्रकारिता को जिस तरह स्थापित किया था वह अब खतरे में है। निजी टीवी चैनलों की सामग्री में बदलाव हो रहा है। सियासी बहस, मनोरंजन और संगीत शो के साथ विदेशी ड्रामा की जगह तालिबान सरकार के कार्यक्रमों को दिखाया जा रहा है। अल अरबिया पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाके पत्रकारों को खोज खोज कर परेशान कर रहे हैं। कई पत्रकारों को यातनाएं दी जा रही हैं और कुछ की हत्या कर दी गई है। पत्रकारों के कैमरों को छीनने की भी खबरें आ रही हैं। अफगान नागरिकों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों को झूठे आरोपों में हिरासत में लिया जा रहा है। तालिबान लड़ाकों ने इसी तरह के विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले 2 पत्रकारों को लहूलुहान कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत की जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं, बागची। भारत और अमेरिका के बीच एक दूसरे की सैन्य मदद को लेकर 3 तरह के समझौते हैं। दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान के हालात को लेकर लगातार विमर्श भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अमेरिका को अपनी धरती का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ खुलेआम करने देगा। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में स्पष्ट किया है, भारत का रुख स्पष्ट किया है, और इस स्पष्टीकरण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिकी संसद में अफगानिस्तान के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने जो बयान दिया था उससे यह संदेश गया था कि भारत और अमेरिका के बीच इस तरह की बातचीत हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है कि ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दुनिया को चौंकाया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लगातार मिसाइलों का परीक्षण करके हथियारों की दौड़ तेज कर दी है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को जिन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है उन्हें पहली बार ट्रेन को लॉन्च पैड बनाकर किया गया है। इससे पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसके देश में ट्रेनों का नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। इन मिसाइलों के देश में कहीं भी ले जाने और ट्रेन से ही दागने की तकनीक से उनकी मारक क्षमता बढ़ेगी। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार मिसाइलों का परीक्षण रेलवे की मिसाइल रेजिमेंट के युद्धाभ्यास के दौरान किया गया है। अब इन मिसाइलों को आसानी से मध्य क्षेत्र की पहाड़ियों तक ले जाया जा सकेगा। सरकारी मीडिया ने बताया कि दोनों मिसाइलों के प्रक्षेपण को घने जंगल में बनी पटरी पर खड़ी एक ट्रेन से दागा गया। मिसाइलों के दागते ही नारंगी रंग के लपटें देखने को मिली थी। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने चीन को घेरने के लिए बनाया गठबंधन।
चीन के आक्रामक रवैये को विश्व बिरादरी जिस तरह से काबू करने की कोशिश कर रही है, उसके तहत गुरुवार को अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहद अहम गठबंधन का ऐलान किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन अगले 18 महीनों में ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे। यह घोषणा सीधे तौर पर भारत के सुरक्षा चक्र को भी मजबूत करेगा, क्योंकि न सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक गठजोड़ लगातार मजबूत हो रहा है, बल्कि दोनों देश अमेरिका के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनाए जा रहे क्वाड गठबंधन में भी साझेदार हैं। राजनीतिक जानकार इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के साथ ही ऑस्ट्रेलिया व दूसरे यूरोपीय देशों के साथ एक समानांतर गठबंधन बनाने की अमेरिकी कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया की तरफ से घोषित इस त्रिपक्षीय साझेदारी को AUKUS नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस गठबंधन को लेकर सारी जानकारी भारत को भी उच्च स्तर पर दी है। माना जा रहा है कि बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उनके समकक्ष पीटर डटन व ब्रिटेन विदेश मंत्री एस जयशंकर की उनके समक्ष मैरिस पायने से अलग अलग इस बारे में बातचीत हुई है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि 9 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय पर कोरोना की मार। कोरोना ने इकोनॉमी को किस तरह से प्रभावित किया है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 15 राज्यों की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 के मुकाबले कम हो गई है। 9 राज्य ऐसे हैं जहां यह पिछले 2 वित्त वर्ष के स्तर पर फिसल गई है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान प्रमुख हैं। 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय 6% तक कम हुई है। आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी नई रिपोर्ट में ये जानकारियां दी हैं। यह पहली बार है कि आरबीआई ने राज्यों की इकोनॉमी पर कोरोना के असर पर एक समग्र रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1997-98 के बाद से लेकर 2000 और 2021 तक के दौरान राज्यों की इकोनॉमी की तस्वीर पेश की गई है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि विगत 24 वर्षों में सिर्फ 1 या 2 बार ही प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी हुई है। नेक्स्ट न्यूज है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आए या नहीं, राज्यों की मर्जी। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में पेट्रोल डीजल एजेंडा में तो नहीं है, लेकिन राज्य चाहेंगे तो इस पर चर्चा हो सकती है। इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि कोरोना की वजह से राज्य पहले से ही वित्तीय दबाव में है। एजेंडे के मुताबिक शुक्रवार को लखनऊ में प्रस्तावित बैठक में अगले वर्ष से राज्यों की क्षतिपूर्ति के फार्मूले पर विचार किया गया है। वर्ष 2017 में 1 जुलाई से जीएसटी प्रणाली लागू की गई है और तब यह फार्मूला बन गया था कि अगले 5 वर्ष तक टैक्स के मद में राज्यों को होने वाली नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगा। इसमें हर वर्ष 14% का इजाफा किया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष बनाया गया था। अगले वर्ष 30 जून को यह अवधि समाप्त हो जाएगी। इसलिए काउंसिल की बैठक में यह तय होगा कि इस फार्मूले में क्या और कैसे बदलाव किया जाए या अगले कुछ वर्षों तक यही फार्मूला बरकरार रखा जाए। नेक्स्ट न्यूज है कि 2 लाख करोड़ एनपीए खरीदेगा बैड बैंक। बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए के अधिग्रहण में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसी सप्ताह हुई बैठक में इस पर अपनी मुहर लगा दी है। NARCL बैंकों के एनपीए का अधिग्रहण करेगी। यह कंपनी अधिग्रहण के दौरान एनपीए का 15% नगद रूप में बैंक को देगी और 85% के लिए सिक्योरिटीज रिसिट देगी। इस एसआर के समर्थन के लिए सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी फंड की मंजूरी दी है। एसआर की अवधि 5 वर्षों की होगी।
नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है समाज सुधारक की भूमिका में प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा यानी जेपी नड्डा द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है और उन्हीं के कार्यों और उन्होंने जो अभी तक विकास कार्य किए हैं उस पर पूरा आर्टिकल केंद्रित है। हालांकि इसमें कोई ऐसी योजना या परियोजना के बारे में नहीं बताया गया है जिसे हम डिस्कस करें। नेक्स्ट आर्टिकल है कि फिर सिर उठाता आतंकवाद। अब जो अभी एक हाल ही में आपने न्यूज़ देखी होगी कि दिल्ली में फिर से आतंकवादी पकड़े गए जो संसद भवन को और कई राजनेताओं को टारगेट करने वाले थे, यानी फिर से आतंकवादी गतिविधियां या आतंकवादी हमला करने वाले थे। तो इस पर ये आर्टिकल लिखा गया है अवधेश कुमार द्वारा कि फिर से आतंकवाद जो है वो सर उठाने लगा है। कहीं ना कहीं उन्हें सहूलियत मिल रही है भारत में एंट्री करने की और वो आसानी से एंट्री कर जाते हैं, उसके बाद रेकी करते हैं, यानी कि पूरा समझते हैं कि किस तरीके से उन्हें हमला करना है। भारत का खुफिया तंत्र फिर भी बहुत मजबूत है, जिन्होंने किसी भी दुर्घटना या कांड को होने से पहले ही कैप्चर कर लिया, उन्हें पकड़ लिया है। तो और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। गुजरात में नया प्रयोग, यानी कि गुजरात में जो पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया है मुख्यमंत्री के साथ, उसको न्यूज़ के तहत हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज एडिटोरियल पेज में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हमारे लिए बचता है स्पोर्ट्स पेज। ये विराट कोहली को कप्तानी से हटाए जाने की अब बात पूरी तरीके से ओपन हो रही है, यानी कि अगर अब ये हारे जो T20 विश्व कप होने वाला है तो इन्हें अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ेगा। T20 यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला T20 विश्व कप विराट कोहली का इस फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर आखिरी विश्व कप हो सकता है और इसको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा हुई है। तो सबने आधिकारिक तौर पर इसको नकारा, लेकिन अब बीसीसीआई ने भी मान लिया है कि 6 महीने से टीम इंडिया के भविष्य पर चर्चा हो रही है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने विराट के विश्व कप के बाद T20 कप्तानी छोड़ने के बाद कहा कि हमारे पास टीम इंडिया के लिए स्पष्ट योजना है। कार्यभार को ध्यान में रखते हुए विराट को T20 विश्व कप के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। तो ये आज का 17 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।